श्रीनगर और लेह के बीच में द्रास कारगिल का एरिया है, वहाँ पे कारगिल स्थित है। तो सिपाही लोग रह नहीं सकते, उतना ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी। उस समय एक बहादुरी अंदर से आती है, अपने आप वो जज्बा आता है देश के लिए कुछ करने का। तो जो मेरी जिम्मेदारी थी वो ये था कि मुझे ये इंश्योर करना था कि जो जवान लड़ाई लड़ रहा है उसको नॉन स्टॉप एम्युनिशन सप्लाई, यानी कि जो गोला बारूद का सप्लाई है वो उसके पास लगातार पहुंचते रहना। जब ये ऑपरेशंस हो रहे थे तो उसके बाद जब जवान वापस आते थे तो बहुत से लोग कैजुअल्टी भी होते थे। दुश्मन का टारगेट होता है किस तरह से हम उनके एम्युनिशन को नष्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जब 98 का विंटर्स थे, उस समय जब इंडियन आर्मी ने वेकेट किया वो पोस्ट, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली। अबाउट 15-20 kgs का एक्सप्लोजिव उसके अंदर था करीब। तो उसको हमने कुछ कोशिश की थी करने की, पर करते करते वो फट गया। तो थोड़ा सा नुकसान हुआ था उसमें। जिन लोगों ने उस ऑपरेशन में भाग लिया है, जिसने वो भाग लिया है वही समझ सकता है उसका महत्व क्या था। गोली चलना रूटीन था, ठीक है। वहां पे जो बच के आया वो भी उसका किस्मत यहाँ लिखा हुआ है। तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इंडियन आर्मी की है, वो विश्व की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन है। मैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ फ्रैंकली, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत जोश है। सैनिक स्कूल आज की तारीख में मेरे हिसाब से बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। खाली देश सेवा की बात नहीं है, आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अपने अंदर आप लोग फियरलेसनेस रखिए, डर के जिंदगी नहीं जीना, और हर इंसान के अंदर एक सिपाही होता है। आज कारगिल विजय दिन। आज आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत भारतीय सैन्याच्या आर्मी ऑर्डनन्स कोर्सचे माजी अधिकारी, कारगिल युद्धातील अनुभवी सैनिक, समुपदेशन मानसशास्त्रज्ञ, लेखक आणि शिक्षण तज्ञ निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉक्टर रत्नेश सिन्हा। भारतीय सैन्यात तब्बल 22 वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावत त्यांनी कारगिल युद्ध आणि ऑपरेशन पराक्रम सारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये लष्करी रसद व्यवस्थापनाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे। युद्धभूमीवर गोळी झाडणारा सैनिक जितका महत्त्वाचा असतो तितकाच त्याच्या मागे उभा असलेला लॉजिस्टिक्सचा भक्कम आधारही महत्त्वाचा असतो। हेच काम सरांनी केलंय। सैन्यातून निवृत्तीनंतर त्यांनी शिक्षण आणि मानसशास्त्राच्या माध्यमातून समाज घडवण्याचं कार्य सुरू ठेवलं असून सध्या ते भोसले नॉलेज सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि यशवंतराव भोसले सैनिक स्कूलचे कमांडंट म्हणून ते कार्यरत आहेत। आज आपण त्यांच्याकडून कारगिल युद्धाच्या आठवणी, भारतीय सैनिकांचं शौर्य, युद्धातील पडद्यामागील वास्तव, मानसिक ताकद आणि नव्या पिढीला मिळणारे प्रेरणादायी संदेश जाणून घेणार आहोत। ते आज आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत। सर, आपलं कोकण 7 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। जी नमस्कार। खरं तर आज कारगिल दिन आणि सुरुवातीला आपण आपल्या सर्व सैनिकांनी ज्यांनी आपल्या प्राणांचं बलिदान दिलं, आहुती दिली आणि आपल्या देशाचं संरक्षण केलं त्या जवानांना खरं तर आपण या निमित्तानं श्रद्धांजली अर्पण करूया आणि आपल्या या मुलाखतीला आपण सुरुवात करूया। सर, पहिल्यांदा मी तुमच्याकडे येते। सर्वात प्रथम मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की कारगिल विजय दिन तुमच्या दृष्टीनं या दिवसाचं काय महत्त्व आहे? मैं इससे पहले कि आपको जवाब दूं, मैं दर्शकों से थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूं कि मुझे मराठी नहीं आती, समझता हूं थोड़ा बट बोल नहीं पाता हूं। तो मैं आपका जवाब जो है हिंदी में देने का कोशिश करता हूं। सो कारगिल, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कारगिल हुआ क्यों था। बहुत से लोगों को आइडिया होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है, ऐसा होता है जो पहाड़ वाला इलाका है, ये कारगिल है, श्रीनगर और लेह के बीच में द्रास कारगिल का एरिया है, वहाँ पे कारगिल स्थित है। और जब सर्दियाँ होती हैं, जब बर्फ़ गिरती है, तो उस समय वो जगह को सिपाही लोग रह नहीं सकते, उतना ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, तो इसलिए सर्दियों में उसको वेकेट कर दिया जाता था। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जब 98 का विंटर्स थे, उस समय जब इंडियन आर्मी ने वेकेट किया वो पोस्ट, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली थी। और ये चीज़ हम लोग को काफ़ी बाद में पता चली। और जब हमें ये पता चला कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने वो हाइट्स, वो जो जगह हैं, चोटियाँ, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एक टाइगर हिल था, एक टोलो लिंक था,
और भी दो तीन 4875 पॉइंट था, इस तरह की हाइट्स थी, बहुत ऊंची ऊंची हाइट, मतलब 14-15 हज़ार फीट 16 हज़ार फीट पे हाइट पे ये सब ऑक्यूपाई लोगों ने पाकिस्तानियों ने आके ऑक्यूपाई कर लिया था। सो उसको खाली करवाने के लिए हमें अटैक लॉन्च करने पड़े। तो वो जो हमने हिंदुस्तानी आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने वो जो अटैक्स लॉन्च किए, उसके वो सारे अटैक्स हुए जून और जुलाई के मध्य में, एंड मई में शुरू हुआ था। सो ये 2-2.5-3 महीने का पीरियड था जब ये सारे के सारे ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे। सो इसका महत्व बेसिकली ये हुआ कि पहली चीज़ तो उन्होंने वो सारे के सारे हिल फीचर्स ऑक्यूपाई कर लिए जिनको हमें खाली करना था। तो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो इंडियन पोस्ट थी जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। और जो श्रीनगर लेह का हाईवे है, वहाँ से वो हाइट्स से डोमिनेशन होता है, मतलब जो हमारा पूरा आर्मी का कॉन्वॉय जाता था जिसमें लॉजिस्टिक्स जाते थे, राशन पानी, एम्युनिशन, गोला बारूद, ये सब जाता था। तो वो पाकिस्तानी उन जगहों पे बैठ के उसको टारगेट करके उसमें रोक सकते थे, उस पर ऑब्स्ट्रक्शन लगा सकते थे। तो उसको वेकेट करना इंपॉर्टेंट था। तो इसकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स है कारगिल युद्ध की। तर कारगिल युद्धादरम्यान आपल्याकडे काही जबाबदाऱ्या होत्या, तर त्या जबाबदाऱ्या कोणत्या होत्या? म्हणजे आपण लॉजिस्टिक सांभाळत होता, तर ती जबाबदारी नेमकी काय असते? त्यासाठी तुम्हाला काय काम करावं लागतं एक सैनिक म्हणून? ओके, हम लोग के जो सोल्जर्स जब फाइट करते हैं तो उनके जो लॉजिस्टिक चेन ऑफ सप्लाई है उसमें अब वॉर के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई इज द एम्युनिशन यानी कि गोला बारूद। जो बंदूक चला रहा है सैनिक, उसके अंदर जो कारतूस भरा जाएगा उसकी बात है। जो बड़े बड़े बोफोर्स का नाम सुना होगा आपने, उसके जो आर्टी शेलिंग होती है उसको रिप्लेनिश, मतलब उसको पूरा करने के लिए पीछे से लगातार एम्युनिशन जाते रहना पड़ता है, क्योंकि आप बिल्कुल आगे ज़्यादा एम्युनिशन नहीं रख सकते, पीछे से लगातार जाते रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जो मेन डेपो है कश्मीर का, वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। तो मैं वहाँ पे बेस्ड था और वहाँ पे एक जिम्मेदारी होती है सबकी। तो जो मेरी जिम्मेदारी थी वो ये था कि मुझे ये इंश्योर करना था कि जो जवान लड़ाई लड़ रहा है उसको नॉन स्टॉप एम्युनिशन सप्लाई, यानी कि जो गोला बारूद का सप्लाई है वो उसके पास लगातार पहुंचते रहना है। एंड उसके लिए भी हमारी भी एक लिमिटेशन होती है, जो डिपोज होते हैं उस पर एक लिमिटेशन है, हम उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो रेगुलरली पीछे से कॉन्वॉयज आते थे, एक एक कॉन्वॉय में 40-50 गाड़ियाँ, 60-70 गाड़ियाँ होती थी। उनको अनलोड करना होता था, स्टोर करना होता था, उसको एम्युनिशन को तैयार करना पड़ता है, तो वो तैयार करना पड़ता था और फिर हमें उसको आगे भेजना पड़ता था। और ये कॉन्वॉयज की सिक्योरिटी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब वो मूवमेंट हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक दुश्मन का टारगेट होता है, किस तरह से हम उनके एम्युनिशन को नष्ट कर सकें। तुम्ही जर उल्लेख केला होता की तुम्ही त्या ठिकाणी होता जिथं एखादा माणूस सर्वसामान्य राहूही शकत नाही, एवढी तिकडची थंडी असते, बोचरी थंडी असते आणि या सगळ्या गोष्टी असतात। थंडीमध्ये ते सगळं बंद असतं किंवा केलं जातं, कारण तिथं माणूस उभाच राहू शकत नाही। तुम्हाला तिथं आपल्या शत्रूशी 2 हात करायचे होते, त्याच्याबरोबर युद्ध करायचं होतं। अशावेळी तुमच्या समोरची आव्हानं काय होती? आणि मुळात आधी तुम्हाला हा सगळा शस्त्रसाठा किंवा हे जे लॉजिस्टिक आपण म्हणतो ते तुमच्या सैनिकांपर्यंत पोहोचवायचे होते, तर त्यावेळी तुमच्या समोरची आव्हानं नेमकी काय होती? हाँ, मतलब वहाँ पे जब ये ऑपरेशंस हो रहे थे तो उसके बाद जब जवान वापस आते थे तो बहुत से लोग कैजुअल्टी भी होते थे, बहुत कैजुअल्टी हुआ। इवैक्यूएशन भी होता था, हेलीकॉप्टर से भी इवैक्यूएशन होता था। तो बेस वहाँ पे श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैजुअल्टीज़ को लेकर आया जाता था, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता था, उसके बाद वो ठीक हो जाते थे। तो जब जवान या ऑफिसर्स आते थे तो उनके साथ हमारा बाद में इंटरेक्शन हुआ है, और मतलब आप दिल को दहला देने वाली कहानियाँ होती थी। जिन लोगों ने उस ऑपरेशन में भाग लिया है, जिसने वो भाग लिया है वही समझ सकता है उसका महत्व क्या था, उसकी मतलब कितना इम्पोर्टेंट भी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं, किस तरीके से वो उस समय एक बहादुरी अंदर से आती है, अपने आप वो जज्बा आता है देश के लिए कुछ करने का।
मैं उस लड़ाई में तो नहीं था, बट उसके पहले मैं एक और टेन्योर कश्मीर में काट चुका हूँ। हाँ। उस समय मैं और थोड़ा जूनियर ऑफिसर था। हाँ। और उस समय मेरे पास मौके मिले थे जब मैं बॉर्डर पे था, एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास साथ भी और आतंकवादियों के साथ भी मेरे ऑपरेशंस हुए हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, और मिलिटेंट के साथ CI ऑप्स में जो ऑपरेशन होते हैं, तो काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए हमारे। तो बट उस समय एक जब सोल्जर लड़ाई में होता है ना, तो उसके अंदर डर नहीं होता। ये आपको समझने की बात है। बिल्कुल। ठीक है। और ग्लैमरस नहीं है ये। पिक्चरों में और स्टोरीज में उसको बहुत उठा के ग्लैमर जैसा वो करते हैं। वो एक महज ड्यूटी की बात है। हम जाते हैं, हमारे लिए ड्यूटी है, हमें करना है, बस इतनी सी बात। सर, युद्ध म्हटलं की आपल्या समोर आता येतं, तुम्ही जसं म्हटलं की एक ग्लॅमर दाखवलं जातं, पण त्याचबरोबर सैनिक असतात, बंदुका येतात, पण मिलिटरी लॉजिस्टिकची सुद्धा भूमिका तेवढीच महत्त्वाची असते। तर या तुमच्या जे तुम्ही काम करताय लॉजिस्टिकचं, तर ती भूमिका सैन्यामध्ये किती महत्त्वाची असते? आप एक चीज बताइए मुझे, आपके पास बंदूक है हाँ। और उसके अंदर कारतूस नहीं है, बिल्कुल। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं सकते। नहीं। ठीक है। आप ठंड में बैठे हैं, आपके पास वो बड़ा वाला जैकेट नहीं है, मतलब कोट पारका बोलते हैं हम लोग। हाँ। वो नहीं, आप क्या करेंगे? आप फ्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। आप युद्ध में चले गए, आपके पास राशन नहीं है, आपको तो राशन भेजना पड़ेगा ना पीछे से किसी को। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज, मतलब आपका मतलब खाने पीने की सामग्री से लेकर आपके युद्ध लड़ने की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और खाली ये नहीं है, वेपन्स, अब लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई लड़ते हुए हमारे वेपन्स में गड़बड़ भी होती है, तो उसके लिए एक रिजर्व भी चाहिए होता है। तो वो सारी चीजें, इसलिए लॉजिस्टिक्स जो है सबसे ज्यादा भूमिका रखता है। और हिस्ट्री गवाह है, मतलब इतिहास गवाह है। खाली मैं अपने देश की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, विश्व में कहीं पे जहां पे भी लड़ाइयां हुई हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लॉजिस्टिक्स का होता है। ये एक समझने वाली बात है। पण तुम्ही ज्या ठिकाणी असता तर तिथली परिस्थिती काय असते? म्हणजे युद्धभूमीवर ते वातावरण वेगळंच असतं, तिथं समोरून कधी काय होईल हे सांगता येत नाही। अगदी त्या जवानालाही ठाऊक असतं आपला जीव आज आहे की नाही हेही त्याला माहिती नसतं। तसंच तुम्ही ज्या ठिकाणी असता तर तिथली परिस्थिती कशी असते आणि तुम्हाला या सगळ्याचं संरक्षण सुद्धा करायचं असतं। अगदी वेळेमध्ये सैनिकांपर्यंत तो दारूसाठा असेल, जे सगळं लॉजिस्टिक आहे ते त्या सैनिकांपर्यंत पोहोचवायचं असतं आणि अगदी वेळेत पोहोचवायचं असतं। तर त्यावेळी तुम्ही ती भूमिका कशी पार पाडत होता? देखिए, जो हमारे डेपोज होते हैं, ठीक है, अब ये लॉजिस्टिक्स जो भी डिफेंस की लॉजिस्टिक्स है, वो बहुत एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। वो चैनल है पूरा। हाँ। ठीक है। और हमारे 3-4 लेयर्स होती हैं जब सामग्री आगे पहुंचाई जाती है। सो सबसे पहले जो लड़ने वाला सिपाही है, उसके पास कुछ रिजर्व उसके पास रहता है थोड़ा सा। हाँ। फिर उससे थोड़ा सा पीछे, लेट्स से 10, 12, 15 किलोमीटर पहले एक छोटा सा और स्टोर हाउस होगा, वहां पे कुछ लेवल 4-5 दिन का रिजर्व वहां पे होगा। फिर और पीछे एक और बड़ा डिपो होगा। ठीक है। फिर जैसे मैं था वहां पे, हमारा उसका एक एम्युनिशन डिपो था वो, तो उसका एरिया भी बड़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। ठीक है ना। ये समझने की जरूरत है। अब जैसे डिप्लॉयमेंट, मतलब जब आर्मी जो भी है अलग अलग जगहों पे रहती है, तो आप यूं समझ लीजिए 10 लोकेशन है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके 10 लोकेशन। ठीक है। अब इस 10 लोकेशन के लिए 4 लोकेशन की जिम्मेदारी किसी की होगी, 4 की किसी की होगी, 4 की किसी की होगी, एक चेन बनेगी। फिर उसको लग से हमने सोचा कि फर्स्ट एचलॉन हो गया रिप्लेनिशमेंट का, फिर पीछे एक डिपो होगा जो इन चारों को रिप्लेनिश करेगा। ठीक है। इस तरह से करके एक वो चेन बनती है, पूरे सप्लाई चेन बोला जाता है उसको। तो वो सप्लाई चेन पूरी बढ़िया से रहती है। एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिपाही को जरूरत है एंड मौके पे और उसके पास सामान ना पहुंचाओ। और ये जितने भी इंस्टॉलेशन है, उन सब की सिक्योरिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ये जो मिलिटेंट्स है, जो मतलब पीस को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे हैं, उन सब का फोकस होता है कि किस तरीके से स्टोरेज डंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए।
तो उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके लिए हमें सरकार की तरफ से भी काफ़ी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो अप्रूव्ड है बाय द गवर्नमेंट। वो आर्मी ने उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है और उस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं रूटीन में। पर सिपाही और वो आप जो रहते हैं, मतलब लॉजिस्टिक रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो युद्ध के दौरान आप में और सिपाही के बीच में कैसे कम्युनिकेशन रहता है? दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ। रोज शाम को, ठीक है, और सुबह एक रिपोर्ट जाती है। ओके। ठीक है, जो सिपाही लोग लड़ रहे हैं उनके तो पूरी यूनिट है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे उनका एक सिस्टम है कि भाई लेट से 10 सिपाही एक सेक्शन में होता है ना। उन्होंने बोला आज हमारे एक सिपाही के पास 100 राउंड है, उसने 100 राउंड खर्चा किया, 10 सिपाही 1000 राउंड खर्चा हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको। हाँ। तो वो 1000 राउंड वो पीछे अपने बेस में बोलेगा कि आज मैंने 1000 राउंड खर्चा हो गया। तो जो पहला रिजर्व है वहां से 1000 राउंड उसके पास चला जाएगा, वो फर्स्ट रिजर्व है, ठीक है। और ये जो है ये हमको सिग्नल भेजेगा। आर्मी का कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, पूरा पीछे रियर एचलॉन्स तक। तो वो हमारे पास रिपोर्ट आती है। तो इस तरह जितना भी डिप्लॉयमेंट है सब जगह से रिपोर्ट हमारे पास आती है, फिर उन सबको हमें रिप्लेनिश करना होता है। और ये रिपोर्ट हमारी पूरी आर्मी हेडक्वार्टर तक जाती है। मतलब पूरा एक उसका एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि खाली एक आइसोलेटेड जगह है। अच्छा। हाँ, तभी जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इंडियन आर्मी की है वो विश्व की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन है। क्योंकि जिस तरह का टेरेन में हम लोग ऑपरेट करते हैं वैसा टेरेन ही नहीं है कहीं पे, उस तरह का डिप्लॉयमेंट ही नहीं है, उस तरह का कंजम्पशन ही नहीं है। गेटिंग इट? सो ये एक समझने की चीज है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली चीज तो इस धरती पे पैदा हुआ और धरती माता के सेवा करने का मुझे मौका मिला। और हमने कारगिल में भी योगदान दिया और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारे जवान जो लढे उनके पास एम्युनिशन की कभी कमी नाही। सर, आम्हालाही तुमचा गर्व आहे आणि अभिमान सुद्धा आहे, कारण तुम्ही आमच्यासाठी तिथं काम करत होता, युद्धभूमीवर लढत होता आणि देशाचं संरक्षण करत होता. आज तुम्ही आहात, तुमच्यासारखे आर्मी ऑफिसर्स आहेत, म्हणून प्रत्येक देशातला नागरिक सुरक्षित आहे आणि त्यासाठी तुमचे ऋण आम्ही कायमच लक्षात ठेवणार आहोत. हा देश सुद्धा कायम लक्षात ठेवणार आहे. तर माझा तर पुढचा प्रश्न हाच असेल की ज्या पद्धतीनं तुम्ही ऑपरेशन विजय हँडल केलं होतं कारगिल युद्धामधलं, तसंच ऑपरेशन पराक्रम सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं होतं. त्या दोन्ही मोहिमांचे तुम्ही साक्षीदार आहात. तर त्यावेळीची सुद्धा काय आव्हानं तुमच्या समोर होती, काय डिफिकल्टीज होत्या त्यावेळी? देखिए, ऑप पराक्रम हुआ था 2002 में, ओके, 99 में कारगिल हुआ. हाँ. अब उसके बाद अगेन ये बहुत लार्जेस्ट स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट हुआ, ओके, एंड इट वाज 2002, यस. सो राजस्थान एरिया में डेजर्ट डिप्लॉयमेंट था ये, तो उस समय भी हम पूरा साल भर प्लस वहाँ पे डिप्लॉयड थे राजस्थान में. और ये 2003 तक बिगनिंग तक था, बट उस समय कोई लड़ाई नहीं हुई थी. डिप्लॉयमेंट हुआ था, पूरा लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हुआ था. पूरी लगभग जितना भी हमारा एरिया था बॉर्डर का फ्रॉम राजस्थान टू पंजाब, दैट ऑल डिप्लॉयमेंट हैड टेकन प्लेस, बट कोई लड़ाई नहीं हुई थी. और साल भर हम वहाँ पे थे. कुछ लास्ट मिनट में पीस टॉक्स की वजह से वो फिर हम लोग ने विथड्रॉ किया. हाच प्रश्न आहे की जम्मू काश्मीरमध्ये जेव्हा आयईडी निष्क्रिय करण्याच्या मोहिमांमध्ये तुमचा सहभाग होता, तर त्यावेळीची नेमकी मानसिकता काय होती आणि तांत्रिक तयारी त्यासाठी कशी आवश्यक असते या सगळ्या मोहिमांमध्ये? मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. आईडी के बारे में आपने पूछा. आईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस. ठीक है, तो बेसिकली क्रूड भाषा में बोले तो जो एक आतंकवादी है वो जो एक बम बनाता है, वो जब ऐसी ब्रिज के नीचे रख देगा या कहीं ऐसी जगह रखेगा जिससे कि पब्लिक की हानि होगी, तो उसको आईडी बोला जाता है. इस तरह से है. आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान की आई थी, जब तक है जान. तो उसमें शाहरुख खान को दिखाया गया बॉम्ब डिस्पोजल करता है वो. तो पिक्चरों में थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, इस तरह से वो तार वार नहीं काटा जाता. ओके, तो हम हमारे को काफी मौके मिले थे जिसमें हमने आईडीज को न्यूट्रलाइज किया जेएनके में. और एक प्रोसेस है वो, उसको करने का
मतलब एक बॉम्ब डिस्पोजल को क्या बोलते हैं, बॉम्ब को डिस्पोज करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कोई जान मान की हानि नहीं करवानी है, कोशिश करनी है, पूरा आपने इवैक्यूएशन वगैरह करवाया, एंड उसके बाद फिर उसको अगर कोई बहुत क्रिटिकल जगह नहीं है तो उसको इन सिटू हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। और कभी कभी जहाँ पे अगर ऐसी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ब्रिज है, जो अगर ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा कम्युनिकेशन रुक जाएगा, तो उस केस में हमें उसको लेके कहीं सेफ जगह पे जाना होता है, वो थोड़ा डेंजर होता है। पर ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में आप कैसे खुद को तैयार करते हैं उस वक्त के लिए, उस ऑपरेशन के लिए? मैंने आपको क्या बोला था, ड्यूटी है, आप सोचते भी नहीं हो। हाँ, मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपको प्रिकॉशन लेना है। हाँ, एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस के हिसाब से उसको करना है। तो हम लोग करते हैं कई बार उसको न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस में थोड़ा सा कई बार एक्सीडेंटली डेटोनेट भी हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ड्यूटी। त्या घटना काय आहेत त्या मला समजून घ्यायला नक्की आवडतील, अशा काही जर घटना घडल्या असतील. अच्छा, अलग अलग तरीके के वो डिवाइसेस होते हैं। हाँ. तो एक पर्टिकुलर डिवाइस था जिसमें एक मटके के अंदर उन्होंने एक्सप्लोजिव भर दिया था, हाँ. और एक कलवट आप समझते हैं, कलवट एक छोटा सा ब्रिज होता है जो मतलब रोड ऐसे जा रही है और बीच में नाला बह रहा है, हाँ. तो थोड़ा सा उसको कलवट बोलते हैं। तो उसके नीचे किसी ने एक बड़ा सा वो लगाया हुआ था, मटका था करीब वो भी ब्रास का मटका था, अबाउट 15-20 kgs का एक्सप्लोजिव उसके अंदर था करीब। अब उसके लिए अब बड़ा टेक्निकल चीज़ है, कोई स्विच होता है एक कि अगर वो हल्का सा तिरछा होगा तो वो एक कनेक्शन बन जाता है, और जब कनेक्शन बन जाता है तो फट जाता है। तो आप उसको उस हिसाब से संभाल के करना है, तो हाथ से तो आप उठा नहीं सकते, तो आपको कोई तरीका ऐसा बनाना है कि आप उसको रिमोटली उठाते हैं। तो उसको हमने कुछ कोशिश की थी करने की, बट करते करते वो फट गया, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ था वहाँ पे उस समय। जी सर, आपण या सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या, म्हणजे कारगिल युद्ध समजून घेतलं, त्यामध्ये नेमकं काय घडतं, कसं घडतं, आणि लॉजिस्टिक म्हणून तुमची भूमिका काय हे आपण पाहिलं. त्यानंतर ऑपरेशन पराक्रमबद्दल समजून घेतलं. जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक ॲक्टिव्हिटी होत असतात दिवसेंदिवस, तर त्याबद्दलही आपण समजून घेतलं. आता मला तुमच्याबद्दल सुद्धा जाणून घ्यायला नक्की आवडेल, म्हणजे तुमचं शिक्षण वगैरे कुठे झालं आणि आर्मीमध्ये येण्याचं तुम्ही कधी ठरवलं, आणि ती प्रोसेस, ती जर्नी नेमकी काय होती? देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि आर्मी में पढ़ाई लिखाई नहीं है, बट आर्मी में बहुत पढ़ाई लिखाई है। मतलब आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी आपको पढ़ते रहना पड़ता है। यहाँ तक कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी के, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज से मान्यता प्राप्त होती है। तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स का है उसको एक कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड वो जबलपुर में सिचुएटेड है, और वो हमारी जबलपुर यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, उससे उसको रिकग्निशन मिला हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग जब ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं तो हमको एक डेजिग्नेशन मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मेरे को वो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैं वहाँ पे था, एंड मैंने वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे भी किया। प्लस आर्मी के दौरान मुझे डेपुटेशन पे जाने का भी मौका मिला। 3 साल के लिए मैं एक कंट्री है बोट्सवाना, अफ्रीका में, वहाँ पे था। वहाँ भी हम ये असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करते हैं। तो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग टीम है जो बोट्सवाना में थी, जो बोट्सवाना के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को ट्रेन करती थी। सो हमें आर्मी के अंदर रहते हुए भी टीचिंग का बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। सो जब आर्मी छोड़ा, बाहर आए, तो काफ़ी समय तो मैंने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया, कॉरपोरेट में एक्सपीरियंस लिया। बट उसके बाद कॉरपोरेट में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो आपके अंदर का सिपाही है ना, वो नहीं खत्म होता जूली, बिल्कुल। ठीक है, सिपाही हमेशा अंदर रहता। तो मैंने बोला यार, देश की सेवा अब हमने एक तरीके से पहले तो देश में मतलब फौज में रहते हुए करी, अब क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से मेरा पैशन है किस तरीके से जो यूथ है कंट्री का, जो जवान है, जो मतलब यंग बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम सही राह पे ले जाके उनको किस तरह से सही गाइडेंस दे सकते हैं। ये मेरे फादर भी आर्मी में हैं, अच्छा, पापा भी आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं, और मतलब आपको शायद 1965 वॉर के बारे में आइडिया है कि नहीं पता नहीं। तो पाकिस्तान के साथ हमारा मेन ऑपरेशन 1965 में हुआ था। सो मेरे फादर ने 1965 की जंग लड़ी है, और वो उनकी कहानियां सुन के तो पूरे रोंगटे खड़े होते हैं हमारे,
क्योंकि उनके साथ के कोई भी नहीं बचा, सबकी डेथ हो गई और फादर सिर्फ सिंगल सर्वाइवर थे बाप रे। इस तरह का। और आज वो 85 ईयर्स ओल्ड है और वो वन ऑफ द ओनली 65 वॉर वेटरन्स। तो घर में एक माहौल था, ठीक है, उस सब के बावजूद भी मेरी मदर यही चाहती थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो वो एक और इत्तेफाक से मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने कोई बहुत ऐसी खास तैयारी नहीं करी थी जिस तरह से आजकल लोग करते हैं। एग्ज़ाम दिया था, सिलेक्शन हो गया और हम फिर ज्वाइन कर गए आर्मी में। मतलब क्या मन में चल रहा था तब जब आपने फर्स्ट आर्मी ज्वाइन की थी? देखिए, एक जज्बा तो रहता है। हाँ। मेरे को सब चीज़ बड़ा जल्दी जल्दी हुआ। मैं 20 साल 6 महीने की एज थी मेरी जब मैं कमीशन हो गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट, 20 ईयर्स 6 मंथ्स। और मेरी पहली पोस्टिंग हुई कश्मीर में और बॉर्डर पे डिप्लॉयड थे हम। तो मैंने आपको जो बताया, मेरे पहले भी काफ़ी चीज़ हो रखी। सो जब मैं पहुंचा 6 फुट की स्नो थी, हम चले गए 13,500 फीट पे, बिल्कुल एक दूसरा बॉर्डर के एरिया, वहाँ पे थे हम डिप्लॉयड। और वहाँ पे वो 1990 था ईयर, एंड उसी समय पूरा का पूरा जो बॉर्डर था उसमें बहुत एक्सटेंसिव फायरिंग शुरू हुई थी। सो अब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट था हमारी यूनिट का, तो रेगुलर फायरिंग, रेगुलर ऑपरेशंस, रेगुलर मिलिटेंट्स के साथ मतलब रूटीन था। गोली चलना रूटीन था, ठीक है। वहां पे जो बच के आया वो भी उसका किस्मत यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात है। पण आता मी पुढचा हा प्रश्न विचारेन, जसं तुम्ही मगाशी उल्लेख केला होता की सैन्यानंतर सुद्धा तुम्ही ठरवलं की देशसेवा करायची. आता आपण आर्मीमध्ये आहोत तरी आपण देशसेवा करतोय, पण आर्मीतून निवृत्त झाल्यानंतर सुद्धा थांबायचं नाहीये. त्यासाठी तुम्ही शिक्षण आणि समुपदेशन ह्या भूमिका स्वीकारलेल्या आहेत, तर त्याबद्दल काय सांगाल? देखिए, देश की सेवा करनी है, फौज में रह के भी कर सकते हैं इंसान, आप सब कर सकते हैं. देश की सेवा तो हर इंसान कर सकता है. सिपाही हर इंसान दिल से हो सकता है, ये मेरा मानना है. और जो एक बार सिपाही रह चुका है वो तो उसके अंदर तो खून खून में रग रग में बसा है, ठीक है ना. तो हमारे को तो हमेशा यही लगता है कि ऐसा क्या कर दूं मैं, और अब हम क्या कर सकते हैं. मतलब बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर हम वो उस तरह से एक जज्बा क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आप अपने आप को उस काबिल बनाओ फिजिकली मेंटली कि आप बढ़िया से, और खाली ये नहीं है कि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं. अगर आपका आर्मी में सिलेक्शन होता है तो चाहे आपका जवान में भर्ती होती है चाहे ऑफिसर भर्ती होती है, दोनों इक्वली गुड हैं, ठीक है. मैं ये नहीं कहता कि जवान भर्ती मत जाइए, ऑफिसर भर्ती जाइए, दोनों बहुत गुड है आपकी काबिलियत के साथ. जिसको एजुकेशन का मौका मिल गया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके इंटीरियर गांव में, तो वो जवान भर्ती के लिए जाएं. जो पढ़े लिखे हैं, जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटी दी है, जो उस काबिल हैं, जो ऑफिसर भर्ती के लिए जा सकते हैं, उनको ऑफिसर भर्ती के लिए जाना चाहिए. बट जाना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट, मतलब सॉरी मैं बीच में इंग्लिश में चला गया, खाली देश सेवा की बात नहीं है, आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है. मतलब खाली ऐसा थोड़ी कि आप फौज में चले गए तो आप पूरा बॉर्डर में लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. आपका रोटेशन में है, आप कुछ समय के लिए बॉर्डर में जाएंगे, कुछ समय पीस एरिया में आएंगे, आपके फैमिलीज को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक बहुत बढ़िया माहौल मिलता है जहां पे आपकी परवरिश होती है. सो उस तरीके से ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी है. इससे बेटर करियर मेरे हिसाब से दूसरा कोई है ही नहीं. आपण हे करिअरबद्दल समजून घेतलं, पण जेव्हा तुम्ही आर्मीतून निवृत्त झालात तेव्हा तुम्ही म्हणजे आपने जब आर्मी से रिटायर हो गए तब आपने एजुकेशन और साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट लिए और उस पे काम करना शुरू किया था. तो वो क्या था, वो क्यों आपने चूज की? देखिए, साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था. और जब तक फौज में था तब तक मैंने उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्सपीरियंस था उसका, क्योंकि जवान लोग आते थे, उनको आपको एडवाइस करना पड़ता था, काउंसलिंग करनी पड़ती थी. बट जो डिग्री के हिसाब से होता है वो मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी. तो वो मैंने फौज छोड़ने के बाद MA साइकोलॉजी किया, ठीक है. फिर मुझे PhD की डिग्री भी मिली साइकोलॉजी में. और मुझे वो शौक है उस सब्जेक्ट का. और दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल बहुत मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है. ये एक यूनाइटेड नेशंस ने हमारी कंट्री को रेड अलर्ट पे डाला है कि इंडिया को एज फार एज द मेंटल हेल्थ इज कंसर्न, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बहुत स्ट्रांग है. अच्छा. और उनको ये समझ जो नया, आप देखिए ना कितने लोग आप एग्जाम में ठीक नहीं कर पाए, आपने सुसाइड कर लिया,
ठीक है, कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई रिलेशनशिप की, आप हैंडल नहीं कर पाए, आपने सुसाइड कर लिया। और ये यंगर जनरेशन में ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है, यू नो, इसका भी एक समझना जरूरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड में इसलिए आया कि जो लोग इस तरीके से फील करते हैं, या जो मतलब अंदर से जिनके वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, उन लोग को मैं किस तरीके से गाइड कर सकता हूं ताकि वो एक हॅपियर अँड फुलर लाईव्स लीड कर सकें। सर, आपण याच सगळ्या विषयावर एक पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे, जी। बुक भी आपने लिखी हुई है, उसका नाम है ह्यूमन क्वेश्चंस फ्रेमवर्क। तो ये जो किताब है वो क्या है? तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन जोली। मेरी किताब का नाम है द साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन, अ मैनिफेस्टो फॉर ह्यूमन एक्सलेंस। सो इसका बेसिक मतलब मनोविज्ञान का एक आंदोलन है, ठीक है, और एक इंसान को किस तरीके से एक बेहतर इंसान बनना है, उसकी वो किताब है। अब क्या है, आप लोग सब लोग जो है यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स भी होंगे, आपको हमेशा लगता है कि बच्चे को अच्छे नंबर आने चाहिए एग्जाम में। सब लोग यही सोचते हैं कि क्लास में टॉप करे, 90% आए, 95% आए, ये ज्यादातर लोगों का यही मानना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का था, उसको नंबर आते थे ऐसे 55-50%, पर बाकी सब में बहुत अच्छा था, सारे स्पोर्ट्स बढ़िया खेलता था, वो बाकी कल्चरल एक्टिविटी में बहुत बढ़िया था, उसके सारे दोस्त बहुत अच्छे बनते थे, वो मतलब उसके अंदर भावुकता थी, गरीब लोगों की मदद करने की भावुकता जिसको होती है, सोशल सर्विस करने की, इससे नंबर कम आते थे। और स्कूल में जब उसके पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स को शर्मिंदगी होती है कि उनके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, और टीचर भी उनको शर्मिंदगी दिलाता है, मगर वो बच्चा उन बहुत बच्चों से बेहतर है जिनके 90% आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा सिस्टम है, खाली इंडिया का नहीं, विश्व भर में ये प्रॉब्लम है। सो मेरा ये जो फ्रेमवर्क है, इसको है ह्यूमन क्वोशंट्स फ्रेमवर्क। आईक्यू को हटा के और कितने चीजें हैं जो एक इंसान को पूरा बनाती है, तो उसमें किस तरीके से मैं अपना स्ट्रेस कम लेता हूं, मैं गुस्सा कम करता हूं, ठीक है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है, मैं किस तरीके से लोगों को लीड कर सकता हूं, उसको मैं डेवलप कैसे कर सकता हूं, मेरे अंदर जो नेकी है, मोरालिटी है, मतलब जैसे कि मैं एक नेक इंसान बनता हूं, वो क्वालिटीज कैसी हैं, मतलब मैं रिश्वतखोरी नहीं करता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, वो कैसे डेवलप करना है, ठीक है, किस तरीके से मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे बढ़िया रहते हैं। बहुत से फैमिलीज हैं जहां पे लोगों के जो पर्सनैलिटीज हैं उसकी वजह से बच्चे भी डरते हैं कई बार अपने फादर से, बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है। आप किस तरीके से एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, एंड किस तरह से आप एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हो, अपने को अंदर से पहचान सकते हो, ये सारा चीज ह्यूमन क्वोशंट, 12 क्वोशंट है। और ये रिसर्च जो है, ये आपको जान की खुशी होगी, ये रिसर्च विश्व में पहली बार मैंने करी है, और ये जो फ्रेमवर्क है ये मैंने बनाया है, और इसका मैं मराठी ट्रांसलेशन भी कर रहा हूं इस किताब का, वो ट्रांसलेशन भी होगा, और मैं देखिए जल्दी पहुंचती है लोगों के पास। नक्कीच, आणि ते पुस्तक आम्हाला वाचण्याची खरंच खूप उत्सुकता आहे, कारण अशा घटना ज्यांचा तुम्ही उल्लेख केलाय त्या आपल्या आजूबाजूला घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात। सर, तुम्ही आता जसं उल्लेख केलाय की मानसिक आरोग्य असेल, तणाव असेल किंवा स्पर्धांमध्ये तरुण आता एवढा अडकून बसलाय आणि त्याची मानसिक आरोग्य एवढं खराब होत चाललंय, मग त्यासाठी विशेषतः तरुणाईनं, विद्यार्थ्यांनी स्वतःला कसं तयार करायला हवं असं तुम्हाला वाटतं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन छोटा सा, आंसर बहुत बड़ा है उसका। और ये मतलब इस इंटरव्यू में तो मैं आपको इसका पूरा आंसर नहीं दे सकता हूं, बट मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी भी एक बच्चे को उस तरीके से स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो, उसके लिए उसके परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। ये एक बहुत समझने वाली चीज है, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी वो समझना जरूरी है, उनकी भी नॉलेज और काउंसलिंग की जरूरत है, वो किस तरीके से अपने बच्चों का परवरिश करें, ठीक है। और एक चीज जो मतलब समझने वाली है, हमारी जो सोसाइटी, समाज जो है, उसमें हमने लोगों के अंदर एक डर पैदा किया हुआ है। सब लोगों के अंदर एक डर होता है, अच्छे नंबर नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो कैसे सरवाइव करेंगे, और वो
जो डर है वो पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करते हैं। मेरा सिर्फ एक चीज है, मैं सबको ये बोलता हूं, आप अपना दिमाग से डर दूर कीजिए। आपने डर दूर कर दिया अपने दिमाग से, आपके बच्चों के अंदर से भी डर दूर होगा, और वो जो डर अगर दूर हो गया हर चीज से, तो ये जो आपका जो भी मानसिक तनाव वगैरह की चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर आप एक बिल्कुल क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड तरीके से फ्री लाइफ लीड कर सकते हो, अपना ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए आराम से, क्योंकि हर स्टेज में आपकी ड्यूटी अलग है। बरोबर, ठीक है, ये बेसिकली है। और बाकी इस चीज के लिए तो आपको मुझे अकेले अलग से समझाना पड़ेगा। इस पर हम अलग से एपिसोड करेंगे सर जरूर। पण सर, पुढचा माझा प्रश्न आहे, जसं तुम्ही मगाशी त्याचं उत्तर सुद्धा दिलेलं आहे की आता सैन्यामध्ये येण्यासाठी तरुण सुद्धा उत्सुक असतात, आपणही सैनिक व्हावं, देशाची सेवा करावी असं प्रत्येकाला वाटतही असतं। त्यासाठी करिअर म्हणून आर्मी जॉईन करण्याचं स्वप्न अनेकांचं असतं, पण त्यासाठी आपण कधीतरी मागे पडू अशी भीतीही मनामध्ये असते। मग त्यासाठी मुलांनी तयारी कशी करायची? देखिए, पहली चीज तो ये सोचना है कि मुझे एक लड़के को या लड़की को, आज की तारीख में तो लड़कियों के लिए भी ओपन है, ठीक है, सो सबसे पहले तो वो डिसीजन है कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और डिसीजन लेने के बाद ये डिसाइड करना है कि मुझे किस लेवल पे ज्वाइन करना है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर काबिलियत है ऑफिसर बनने की, बट वो जल्दबाजी के चक्कर में अग्निवीर में या जवान भर्ती में चले जाते हैं। सो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वो पहचानेगा कैसे, वो पहचान जरूरी है। तो सबसे पहले आपको किसी आजकल मतलब मेरे जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, तो ढूंढिए आप कहाँ पे इस तरह से आपको एक काउंसलिंग मिल सकती है, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का। एंड अपना फिर आप माइंड बनाइए कि यस मेरे को किस तरीके से ज्वाइन करना है, बिकॉज बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारी एंट्रीज हैं, किस तरह का एंट्री लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। 12वीं के बाद एनडीए एग्जाम है, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम है, एयरफोर्स नेवल एकेडमी के अलग से एग्जाम से, बहुत सारी एंट्रीज हैं। बट द मेन थिंग इज वो डिसीजन बच्चे का होना चाहिए, पेरेंट्स को थोपना नहीं है वो डिसीजन, बच्चे का अपना डिसीजन होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टंट। तेच सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, म्हणजे मुलांमध्ये काय क्षमता आहे ही पहिल्यांदा मुलांनीही ओळखणं गरजेचं आहे, आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांनी सुद्धा हे समजून घ्यायला हवं, आणि त्यानंतर तुम्ही योग्य क्षेत्राकडे वळू शकता आणि आर्मी सुद्धा जॉईन करू शकता। त्यानंतर सर, आता आपण बघतोय की तुम्ही पुन्हा एकदा या क्षेत्राकडे अगदी जवळून अनुभव घेता आहात, तो म्हणजे तुम्ही आता मुलांना घडवता आहात। तुम्ही यशवंतराव भोसले कॉलेजमध्ये सैनिक स्कूलचे कमांडंट म्हणून कार्यरत आहात, तर इथं तुम्ही मुलांची कशी काय तयारी करून घेताय? ओके, थोड़ा सा मैं आपको सैनिक स्कूल का बैकग्राउंड देता हूँ। तो सैनिक स्कूल सबसे पहले ये समझने की जरूरत है बने क्यों थे। सो सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल हमारे महाराष्ट्र में ही बना, सैनिक स्कूल सतारा 1961 में। और हुआ क्या, ये बने क्यों कि जब 1950 में हमें 47 में इंडिपेंडेंस मिला, तो जो 1950 वाला दशक था, उस समय जो लोग ऑफिसर्स भर्ती हो रहे थे, तो ये नोटिस किया गया कि वो नॉर्थ इंडिया से थे और ज़्यादातर रॉयल फैमिली से या एफ्लुएंट फैमिली से थे ऑफिसर्स। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि हमें सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया बनाने, जिसमें हम बच्चों को 6th क्लास से लेंगे और उनको ट्रेन करेंगे ऑफिसर भर्ती के लिए। सो टोटल 33 सैनिक स्कूल्स बने इस तरह से करके 1960s एंड 70s में। तो ये पुराने सैनिक स्कूल्स थे, बहुत अच्छे सैनिक स्कूल बने, एंड बहुत लार्ज परसेंटेज है ऑफिसर्स की जो सैनिक स्कूल से हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती हुए। ओके, अब क्या हो गया, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ठीक है। तो 3-4 साल पहले तक ये डिसाइड ऐसा लगा लोगों के 1 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे थे 6th क्लास के एडमिशन के लिए, सिर्फ 3000 वैकेंसी थी, 1 लाख एप्लीकेंट, 3000 वैकेंसी। अब आप सोचिए ये कोई लॉजिक है? तो सरकार ने न्यू सैनिक स्कूल्स बनाने का डिसीजन लिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो हमारा स्कूल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमें सैनिक स्कूल अलॉट हुआ। एंड सैनिक स्कूल में बेसिकली हम 6th क्लास में बच्चों को लेते हैं
एंड कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जो एक ऑफिसर के लिए ज़रूरी हैं, तो वो हम डेवलप करते हैं बच्चों में। और सैनिक स्कूल आज की तारीख में मेरे हिसाब से बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होके, क्योंकि जो आज से 20 साल पहले सैनिक स्कूल में बच्चों को चीज़ें बताई जाती थी वही आज भी बताई जाती है, तरीका वही है। तो जो एक कंसर्न है, बच्चे लोग मोबाइल नहीं छोड़ते, टीवी देखते रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों का सुबह रूटीन 5 बजे शुरू होता है, 6 बजे से पीटी शुरू होती है, रात को 10 बजे और लाइट ऑफ, इस तरह से करके, एंड बीच में गेम्स, पीटी, ड्रिल, सारा चीज़ होता है। पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है। स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, स्विमिंग राइडिंग की फैसिलिटीज़ हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से उनको एक इस तरह का ग्रूमिंग मिलता है कि वो बिल्कुल जब अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं उस चीज़ के लिए। आपको यहाँ कोकण में इस फील्ड के बारे में क्या मेंटेलिटी दिखाई दे रही है यूथ की? मैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ फ्रैंकली, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत जोश है। और मतलब हम लोग यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट्स हैं, तो लोगों के अंदर एक अलग किस्म का जज्बा है। और हमारा एक मराठा लाइट ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं मराठास के हमारे पास, मैं उनसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ। बट बच्चों के अंदर बिल्कुल एक बहुत केपेबल बच्चे हैं और उनके अंदर एक इंटरेस्ट भी है और पोटेंशियल भी है, उनको बस सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? 2 चीजें हैं। अगर बच्चा आपका छोटा है, 4th 5th क्लास में है, तो आप उसको सैनिक स्कूल के लिए तैयार कीजिए। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब 9th 10th में आ गया है, तो उसको पहला स्टेज है एनडीए की तैयारी करने के लिए। एनडीए का रिटन एग्जाम ज़्यादा ज़रूरी है और एनडीए का रिटन एग्जाम कर सकते हैं। और मेरा एक यहाँ पे सबको जो भी मुझे मिलता है उनको मेरा ओपन ऑफर है, आप किसी भी स्कूल के हैं, कौन से भी जिले के हैं, अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है डिफेंस में ज्वाइन पर करनी है। सर, आप यशवंतराव भोसले सैनिक स्कूल में आप जब काम कर रहे हो तो आपको वहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का भी? नहीं, मैंने बोला मुझे बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि सब लोग बहुत दिल से इस चीज़ में इन्वॉल्व है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, आज कारगिल विजय दिवस आहे, तुम्ही या सगळ्या प्रोसेसमध्ये होता, तुम्ही त्या युद्धभूमीवर स्वतः होता आणि तो सगळा अनुभव तुम्ही घेत होता, पण या निमित्तानं तुम्ही देशवासियांना आणि आपल्या यूथला काय संदेश द्याल जाता जाता? मेरा एक ही संदेश है सबके लिए कि अपने अंदर आप लोग फियरलेसनेस रखिए, डर के जिंदगी नहीं जीना। और हर इंसान के अंदर एक सिपाही होता है। हम देश के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ही ज्वाइन करनी है। हर कोई अपने खुद के दायरे में रहकर इस तरह के एक्शंस ले सकता है जो एक पेट्रियोटिक यानी कि देशभक्त होने का उसको सबक देता है और आसपास सब लोग उससे इंस्पायर होते हैं। नक्कीच सर, आणि अशीच प्रेरणा आम्हाला तुमच्याकडून सुद्धा मिळते। तुमचा प्रवास सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि तुमच्याकडून शिकण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, त्याबद्दल आम्ही खरंच कृतज्ञ आहोत। आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही कारगिल विजय दिवसाच्या आठवणी सांगितलेल्या होत्या, त्या युद्धादरम्यान ज्या काही घटना घडलेल्या होत्या, म्हणजे अक्षरशः अंगावर काटा उभा राहतो। त्यानंतर अनेकदा तुम्ही आपल्या शत्रूसोबत 2 हात करत असता, मग ते कधी प्रत्यक्ष असेल तर कधी अप्रत्यक्षपणे, पण कधीही स्वतःच्या जीवाची पर्वा करत नाही। तर या निमित्तानं तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या संपूर्ण टीमच्या वतीनं सलाम। आणि तुम्ही आज अगदी वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थँक्यू, नमस्कार। तर आज आपल्या सोबत होते
कारगिल विजय दिनानिमित्त निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉक्टर रत्नेश सिन्हा सर कारगिल विजय दिवसाच्या किंवा कारगिल युद्धाच्या त्यांनी अनेक आठवणी आपल्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत आणि शेवटी जाता जाता त्यांनी एक सुंदर संदेश सुद्धा दिला आहे. जर तुम्हाला देशसेवा करायची असेल तर गरज नाही की तुम्ही फक्त आर्मीमध्ये जाल, भारतीय सैन्यात दाखल व्हाल आणि आर्मी ऑफिसर बनूनच तुम्ही देशसेवा कराल, पण तुम्ही त्या व्यतिरिक्त सुद्धा अशा काही गोष्टी करू शकता की तुमच्या या कृत्यातून देशसेवा होऊ शकते, असा एक सुंदर संदेश सरांनी आपल्याला दिलेला आहे. आणि या निमित्तानं, आजच्या दिवसानिमित्तानं या युद्धामध्ये ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन आपल्या देशाचं संरक्षण केलं आहे, अशा सगळ्या जवानांचं आपण पुन्हा एकदा स्मरण करूया आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये इथंच थांबूया. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.